तो भाई लोगों, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, माननीय अज्ञात हत्यारा फिर से अपने काम पे लग चुका है। सीज फायर के बाद से एक एक करके पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों की रसीद काटकर उन्हें तेल की कढ़ाई में डाला जा रहा है। सबसे पहले 18 मई को लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को कोई अज्ञात हत्यारा पेल गया। फिर अगले दिन लश्कर के एक और आतंकी अब्दुल वाहिद कुंभो के पिछवाड़े में भी किसी ने बम्बो कर दिया। वाह क्या सीन है। इधर सिंध प्रांत में लोग सड़क पर सेना की गाड़ियां फूंक रहे हैं। सिंध का पानी रोके जाने से नाराज लोगों ने एक मंत्री के घर में आग लगा दी। उधर IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की भीख देने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही उस पर 11 शर्तें थोप दी। तालिबान भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जाने वाली नदियों का पानी रोकने की प्लानिंग कर चुका है। जल्द ही तालिबान एक डैम बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकने वाला है। वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हर दिन पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। अब समझ में आया कि हमने क्यों कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, बस फर्क इतना है कि इस बार पाकिस्तान की ठुकाई बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर से हो रही है। कराची से लेकर क्वेटा तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक पाकिस्तान की वो हालत हो रखी है कि हवलदार आसिम मुनीर की फट्टू फौज को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो किस तरह पाकिस्तान के अंदर चल रही ये लड़ाई तेज हो गई और कैसे इस लड़ाई ने पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा खतरा पैदा कर दी। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह की तस्वीरें पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं, उसने पाकिस्तानी फौज के हाथ पैर फुला दिए। ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक साथ पूरे देश में कारपेट बॉम्बिंग कर दी। एक एक करके आपको समझाते हैं किस्सा क्या है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर है सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर की, जिसे एक गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया। इस मौके पर जबरदस्त फायरिंग हुई, 2 लोग मारे गए, 6 पुलिस वाले जख्मी हुए। ये हिंसा हुई सिंध के नौशेहरा जिले में। अब वो हिंसा क्यों हुई, वायलेंस क्यों, ये बता देते। पाकिस्तान की आर्मी और पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग पंजाब स्टेट से आते हैं, आप जानते हैं। सालों से ये पंजाबी मुसलमान पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। इनका सारा फोकस पंजाब पे ही रहता है। अब हुआ ये कि कुछ समय पहले शहबाज शरीफ की सरकार ने अनाउंस किया कि वो पंजाब में 6 नहरें बनाएंगे और इसके पीछे उनकी बड़ी घटिया सोच थी। दरअसल पंजाब में ये नहरें बनाकर ये लोग सिंध में जाने वाले पानी को डाइवर्ट करना चाहते थे, ताकि पंजाब में जो चोलिस्तान नाम का रेगिस्तानी इलाका है उसे हरा भरा किया जा सके। अब ये बात सिंध के लोगों को हजम ही नहीं हुई, पसंद भी नहीं आई। उन्होंने कहा भाई साहब, हमारे यहाँ पीने को पानी नहीं है और तुम लोग हमारा पानी रोककर उस एरिया को आबाद करना चाह रहे हो जहां पहले से कोई नहीं रहता। बस इसी बात पर कई दिनों से सिंध सुलग रहा था। अब हुआ ये कि पहलगाम के बाद जब इंडिया से टेंशन बढ़ी तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट को रोका जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान उस डॉगी की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ, पाकिस्तानी आर्मी ढिंडोरा पीटने लगी कि हम तो वॉर जीत गए। ऐसे में फिर से उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये बात सिंध के लोगों को पता लगी, वो भड़क गए, सड़कों पर उतर आए। हाईवे के पास कहीं ये लोग प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन परमिशन नहीं मिली। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और गृह मंत्री के घर पर आग लगा दी। गजब बेइज्जती है। अब कहने को तो ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक इशू है जिसमें भारत का कोई रोल नहीं है, लेकिन 2 बातें जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान आज हमें बोल रहा है कि हमने सिंधु जल संधि को स्थगित करके उसका पानी क्यों रोक लिया, वही पाकिस्तान अपने लोगों का वो पानी नहीं दे रहा है और रोक रहा है जो भारत से उसे मिल रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तानी फौज और सरकारें सिंध के साथ लगातार भेदभाव कर रही थी। ये लोग ना उनकी जुबान की इज्जत करते हैं और न ही उनके कल्चर की कदर करते हैं। 1947 के बाद भारत से वहां जाकर बसे मुसलमानों को आज भी मुहाजिर बोलकर सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसा ट्रीट किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत को सिंध के लोगों की वैसी मदद करनी चाहिए जैसी हमने 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की थी। इसी एरिया में कुछ दिन पहले लोगों ने फौज का ट्रक रोककर उसमें भी आग लगा दी थी। लोगों ने फौजियों के मुंह पर कहा, हम तुम्हें पसंद नहीं करते। जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं जंग नहीं, और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें कि सिंध के लोगों की ये फ्रीडम स्ट्रगल और ज्यादा तेज हो जाए और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही सिंधु नाम से एक अलग देश भी दुनिया को देखने को मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आते हैं उस स्टोरी पर जो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अननोन शूटर भाई साहब की। कसम खाकर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता है आदमी कौन है, लेकिन जो भी है कसम से लगता है इंडिया से बड़ा प्यार है इसे। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सैफुल्लाह नाम का लश्कर का एक टेररिस्ट जो इंडिया में 3 बड़े अटैक करवा चुका था, जो कई सालों से नेपाल में रहकर वहां से इंडिया में हमले करवा रहा था, लेकिन जैसे ये बंदा पाकिस्तान में आता है, अननोन भाई साहब को इसका पता लग जाता है और टपका दिया जाता है। और सैफुल्लाह छोटा मोटा आतंकी नहीं था। इसने 2005 में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला करके एक IIT के प्रोफेसर की हत्या करवा दी थी। इसी ने 2006 में नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पर हमले का प्लान बनाया था और 2008 में यूपी के रामपुर में CRPF के कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड भी यही था। उस अटैक में CRPF के 7 जवानों समेत एक सिविलियन की मौत हो गई थी और ये सैफुल्लाह अपना सारा ऑपरेशन नेपाल से ऑपरेट करता था। मगर जब इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस एरिया में अपना एक्शन तेज किया तो ये जान बचाकर नेपाल से पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में आकर भी वो सिंध स्टेट में रजाउल्लाह के नाम से छिपकर कहीं रह रहा था। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, गौर करने वाली बात यह कि ये सैफुल्लाह भी सिंध में मारा गया था, वो सिंध जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया था। और आपको अगर लग रहा है कि कहानी यही खत्म हो गई है तो नहीं। 18 मई को अननोन भैया ने नर्क रोडवेज की बस में सैफुल्लाह को जब बिठाया तो ड्राइवर ने बोला, भैया हम एक सवारी नहीं ले जाते, नर्क जाना है तो कम से कम 2 सवारियां पूरी करो। फिर क्या था, उसके अगले दिन अननोन किलर भैया ने उसी सिंध स्टेट से यमराज जी के लिए दूसरी सवारी का भी बंदोबस्त कर दिया। 19 मई को खबर आई कि किसी ने लश्कर के एक बड़े आतंकी अब्दुल वाहिद कुंभो को गोलियों से भून दिया। अब ये अब्दुल वाहिदवा खुद को बताता तो सोशल वर्कर था, लेकिन असल में वो भी हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाने का ही काम कर रहा था। तो ये बात शायद किसी को पसंद नहीं आई और उसने सिंध के बादिन डिस्ट्रिक्ट के मतली एरिया में इसे क्या कर दिया राहुल जी, खत्म। और ये तो सिर्फ हाल फिलहाल के 2 मामले मैंने आपको बताए। पिछले 2-3 सालों पर नजर डालें तो सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे 15 के करीब टॉप टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे रौनक भाई ये परम आदरणीय अननोन किलर वाला मामला क्या है, ये वर्क कैसे करता है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कौन है, तो चलो आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो बात ऐसी दोस्तों कि आज से 10 साल पहले तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देकर भारत में आतंक
आतंकी हमले करवा रहा था और हम बार बार ये सोचकर रुक जाते थे कि यार इसके पास तो न्यूक्लियर बम है या हमें लड़ाई में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, हम उभरती हुई इकोनॉमी है। मगर 2014 के आसपास भारत को ये समझ आ गया कि यार हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। यही वो टाइम था जब हमने इजराइल वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली। आपने देखा होगा इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है, जिनकी कोशिश यही रहती है कि वो इजराइल को बर्बाद कर दें। तो इजराइल क्या करता है, वो इन देशों में कोवर्ट ऑपरेशन चलाकर इन कंट्रीज में बैठे अपने दुश्मनों को ही मरवा देता है, ताकि इससे पहले वो दुश्मन इजराइल का कुछ बिगाड़ पाए, इजराइल उनका गेम बजा देता है। ऐसे एक नहीं बीसियों मामले इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजर ब्लास्ट किए, उसके पीछे भी यही स्ट्रैटेजी थी। भारत को भी ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार हमें भी कुछ प्रोएक्टिव होकर करना पड़ेगा। मैं फिर से अंडरलाइन कर दूंगी, इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अननोन किलर को हमारा आशीर्वाद मिला हो सकता है। वाह क्या सीन है। अब सवाल यह कि पाकिस्तान में जो भी आतंकी मारे जा रहे हैं उन्हें मार कौन रहा है? क्या इंडिया अपना कोई आदमी वहां भेजता है? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने की हमें जरूरत क्या है बताओ? पाकिस्तान में से बहुत सारे फ्रीलांस टेररिस्ट हैं तो थोड़े से पैसे के लिए आपके लिए काम कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि मारना किसे और पैसा कितना मिलेगा। ये काम करवा कौन रहा है, क्यों करवा रहा है, इन्हें इससे घंटा कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा, इसमें तहरीक तालिबान जैसे संगठनों का भी बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी अटैक में पाकिस्तान की सेना की कोई जीप उड़ाई जाती है या किसी टेररिस्ट को मारा जाता है तो उसका वीडियो या तस्वीरें भी ले ली जाती है। और ये ऐसी नहीं आ जाती वीडियो यहाँ वहां से, दरअसल इन लोगों को एविडेंस देने के लिए कहा जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि भैया टारगेट अचीव हुआ या नहीं। इसी टारगेट अचीव करने के बेस पर इन फ्रीलांस हत्यारों को पेमेंट भी होती है और इंसेंटिव भी मिलता है। इसी वजह से ये लोग अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं और अगले टास्क के लिए मोटिवेट होते हैं। अब पाकिस्तानी फौज के साथ दिक्कत यह है कि उसने पिछले 30 सालों में अपनी आवाम पर इतने जुल्म किए हैं कि वहां पर इस तरह के हजारों लोग हैं जो ये काम करने के लिए रेडी हैं। बलूचिस्तान में अपनी फ्रीडम के लिए जितने संगठन लड़ रहे थे वो सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए। तहरीक तालिबान जैसा संगठन जो पहले सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक लिमिटेड था वो भी अब बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये लोग एट विल वहां आतंकियों को मार रहे हैं। स्टार्टिंग में ये लोग आईएसआई के छोटे हैंडलर्स को टारगेट कर रहे थे, फिर इन्होंने मिड लेवल के आतंकियों को मारना शुरू किया और अब आप देख रहे हैं कि सैफुल्लाह जैसे टॉप टेररिस्ट भी मारे जा रहे हैं। वेल, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें दोस्तों तो 20 फरवरी 2023 से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच बहुत सारे मोस्ट वांटेड आतंकियों को इस परम आदरणीय अननोन गनमैन ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। और ये अननोन गनमैन इतना शाय आदमी है ना कि क्रेडिट लेने भी नहीं आता। शर्मिला कहीं का। मरने वाले इन टेररिस्ट में रावलपिंडी में हिजबुल का इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर, कितना बड़ा नाम रखता है। खैर, कराची में अल बदर का पूर्व कमांडर सैयद खालिद राजा, काबुल में इस्लामिक स्टेट से जुड़ा एजाज अहमद आहंगर, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी सैयद नूर शोलाबर, लाहौर में खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख परमजीत सिंह पंजोल और कनाडा के सरे में खालिस्तान टाइगर फोर्स का हरदीप सिंह निज्जर, ये सब टपका दिए गए। बाय बाय टाटा। इसके अलावा कराची में जमातुल दावा का मुल्ला सरदार हुसैन अरैन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लश्कर का अबू कासिम और पाकिस्तानी पंजाब में लश्कर का अबू कताल समेत कई लोग निपटा दिए गए। अब ये सब गरीब या तो आदरणीय अज्ञात हत्यारे के हाथों मारे गए या पता नहीं चला कि किन हालातों में ये अल्लाह को प्यारे हो गए। और जैसे कि मैंने कहा ना, कहानी तो अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुनिरवा ने 3 दिन की जंग में भारत के हाथों जलील होने के बाद भी खुद को फील्ड मार्शल बना उधर उनकी फौज और पुलिस अपने ही मुल्क में जूते खा रही है। हम तो चाहते हैं तुम ऐसी गलतफहमी में जीते रहो, चाहे तो मुनीर इस हार के बाद खुद को यूएन का सेक्रेटरी बना ले, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ठुकाई यूं ही जारी रहेगी और ये ठुकाई हम किसी दुश्मनी या नफरत में नहीं कर रहे हैं। ये वो ठुकाई है जो मुनीर और पाकिस्तान ने अर्न की है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ हम उसे नहीं पेल रहे हैं, यहाँ उसी के लोग उसे रेल रहे हैं। हम तो बस क्लास मॉनिटर की तरह ये चेक कर रहे हैं कि सारा काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। हेलो वेल, कुछ लोग पाकिस्तान को चाइना की नाजायज औलाद बोलते हैं या चाइना का माल बोलते हैं, और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो ये समझ ले कि चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं है। पाकिस्तान की भी एक्सपायरी डेट आ गई है और एक्सपायर्ड माल अपने आप कूड़ेदान में चला जाएगा एक दिन। जी हाँ, कूड़ेदान, इतिहास का कूड़ेदान, जहां किसी को एक दिन ये याद भी नहीं रहेगा कि पाकिस्तान नाम की कोई बीमारी धरती पर कभी एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। बाकी आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? ऑपरेशन सिंदूर का सीजन 2 अब पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। क्या इस सीजन 2 में हो रही पाकिस्तान की ठुकाई से आप खुश हैं? दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय